बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं और प्रारंभ करते हैं। आज से श्री गणेश करने जा रहे हैं कक्षा 11 की पुस्तक। कक्षा 11 की पुस्तक अंतरा भाग 1। कौन सी पुस्तक? अंतरा भाग 1। इससे पहले हमने कक्षा 9 की दोनों पुस्तकें कृतिका और क्षितिज कर ली। कक्षा 10 की कृतिका और क्षितिज भाग 2 कर ली। कक्षा 11 के अंदर हमने अंतराल भाग 1 कर ली, वितान भाग 1 कर ली, आरोह भाग 1। ये तीनों पुस्तकें कक्षा 11 की हो गई। और अभी आज से हम प्रारंभ करेंगे अंतरा भाग 1 को। ठीक है, कक्षा 11 की पुस्तक है ये। देखिए साथियों, पुस्तक प्रारंभ करूं उससे पहले जो पहला पाठ है अपना प्रेमचंद जी वाला ईदगाह माफ करें, प्रेमचंद जी वाला जो पाठ है ईदगाह है, उसको प्रारंभ करूं उससे पहले इस पुस्तक के अंदर पाठ स्टार्ट होने से पहले, प्रारंभ होने से पहले कुछ 3-4 पन्ने दिए गए हैं। पाठ्य पुस्तक के बारे में जो पाठ है, जो गद्य और पद्य खंड है, उनकी विशेषताएं, पाठों के नाम, पाठों की विधाएं और जो राइटर है उनके विषय में कुछ बातें हैं जो लिखी गई है, जहां से परीक्षा के अंदर गत परीक्षाओं में सीधे सीधे सवाल है जो उठाए गए हैं। तो पाठ्य पुस्तक के बारे में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सवाल बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको आज इस पुस्तक परिचय में बताऊंगा। यानी अंतरा जो पुस्तक है कक्षा 11 की, इस पुस्तक में कंप्लीट क्या क्या चीज़ें वो आपको परिचय में डिटेल दे दूंगा, जहां से सीधे सीधे जो सवाल पूछे जाएंगे। और कल हम देखेंगे पहला पाठ। चलिए, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। आप पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लेना। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, जिस पर 3980-90 के तकरीबन लोग जुड़े हुए हैं। हो सकता है अब जब आप देखो तो 4000 भी हो जाए। उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। देखिए, ये जो अपनी किताब है अंतरा भाग 1, इसमें 9 तो गद्य रचनाएं हैं और 10 है जो कवियों की कविताएं संकलित है। अंतरा के अंदर 9 गद्य रचनाएं और 10 कवियों की कविताएं संकलित है। जो इंपॉर्टेंट बातें मैंने पहले अंडरलाइन कर ली, तो वो मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा, टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। हिंदी साहित्य में गद्य के निर्माण और विकास का काल आधुनिक युग रहा है। सवाल यहाँ से यह बन सकता है, इसलिए मैंने इसका जो पुस्तक का कंप्लीट परिचय है 360 डिग्री वो मैं आपको बता रहा हूँ। हिंदी साहित्य के अंदर जो गद्य साहित्य माफ करें, जो गद्य साहित्य है उसका निर्माण और जो उसका विकास का काल है ना, वो आधुनिक युग रहा है। आपसे पूछ ले हिंदी साहित्य में गद्य के निर्माण और विकास का काल कौन सा है, आधुनिक युग, भक्ति युग, जो कुछ भी है, तो वहाँ पर आपको लिखना है आधुनिक युग है गद्य साहित्य का, हिंदी साहित्य में। आगे देखिए, आगे इंपॉर्टेंट बात यहाँ आती है, हिंदी गद्य के विकास में भारतेंदु का महत्वपूर्ण योगदान। भारतेंदु हरिश्चंद्र का पता है आपको, वे हिंदी गद्य के जन्मदाता कहे जाते हैं। पूछ लिया जाए हिंदी गद्य के जन्मदाता कौन कहे जाते हैं, भारतेंदु साहब कहे जाते हैं। इसीलिए मैंने यह परिचय आपको मैं करवा रहा हूँ। यहाँ से सीधे सीधे पहले सवाल पूछे गए परीक्षाओं में। अपने नाटकों और लेखों के माध्यम से उन्होंने मिश्रित हिंदी शैली की आधारशिला रखी थी। मिश्रित हिंदी शैली की आधारशिला रखने वाले कौन? भारतेंदु। और हिंदी गद्य के जन्मदाता भी कहे जाते हैं भारतेंदु। आगे देखिए, ये जो अपनी किताब है इसमें 5 कहानियां हैं। गद्य जो रचना है ना, उसमें 5 कहानियां हैं। ठीक है, देखिए पहली कहानी कौन सी? एक कहानी प्रेमचंद की ईदगाह है, जो पहला पाठ है, वो ये पुस्तक परिचय होने के बाद में देखेंगे। पहली कहानी प्रेमचंद की है, ईदगाह। ठीक है, जो बाल मनोविज्ञान पर है, जो आधारित है। ये सवाल यहाँ से डायरेक्ट पूछा गया है 2nd ग्रेड के अंदर एक बार, कि प्रेमचंद की ईदगाह कहानी किस प्रकार की कहानी है, तो ये बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी, बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है। ठीक है, दूसरी कहानी है इसमें अमरकांत की, दोपहर का भोजन। तो दोपहर का भोजन किसकी है? अमरकांत साहब की है। कथाकार जो अमरकांत है वो प्रेमचंद की परंपरा के माने जाते हैं। पूछ लिया जाए कथाकार अमरकांत किसकी परंपरा के रचनाकार माने जाते हैं, तो प्रेमचंद की परंपरा के जो माने जाते हैं। सामाजिक चेतना के स्तर पर अमरकांत भी प्रेमचंद की ही भांति सामाजिक विडंबनाओं को सूक्ष्मता से जो समझते हैं और उसे अत्यंत सांकेतिकता के साथ है जो व्यक्त करते हैं। ठीक है, तीसरी जो कहानी है इसमें, इस पुस्तक में अंतरा में, वो गूंगे है। किसकी है? रांगे राघव की। रांगे राघव की है। कौन सी कहानी? गूंगे। उनकी दृष्टि इतिहास और लोक से आबद्ध है। इस कहानी में उन्होंने एक गूंगे बहरे बालक के माध्यम से मानव संवेदना के टूटते हुए तंतुओं की ओर जो इशारा किया है। मानव संवेदना के टूटते हुए जो धागे हैं, रिश्ते हैं, बंधन है, उनकी ओर इशारा किया।
सामाजिक यथार्थ से जुड़ी चौथी कहानी कौन सी है इसमें? ओम प्रकाश वाल्मीकि की है खानाबदोश। सामाजिक यथार्थ से जुड़ी हुई कहानी मानी जाती है वाल्मीकि की खानाबदोश, जिसमें क्या है, खानाबदोश में मजदूरों के जीवन संघर्ष को रूपायित किया गया है। शहरों के विस्तार से समस्त भारत में मजदूरों का एक नया समाज है जो बना है, और छोटे नगरों, कस्बों और गांवों से मजदूर महानगरों की ओर क्या कर रहे हैं, पलायन करते हैं, और अपने श्रम के बल पर दूसरों के रहने के लिए अट्टालिकाएं खड़ी करते हैं, बिल्डिंगें खड़ी करते हैं, पर उनके जीवन में एक झोंपड़ी का सपना भी है जो सपना ही रह जाता है। कहानी का केंद्रीय बिंदु यही है, और ये सवाल भी एक बार पूछा गया है। ठीक है, देखिए मेरा प्रयास ये है कि मैं आपको जो भी करवाऊँ हिंदी के अंदर ग्रेड फर्स्ट और सेकंड के अंदर, वो इस प्रकार से करवाऊँ कि जहाँ से कोई भी सवाल है जो आपका बाहर नहीं जाए। पूरी ईमानदारी के साथ, अगर कोई दूसरा पढ़ा रहा होता आप, या कहीं से आपने कोर्स ले रखा है, तो सीधा चैप्टर पे आएगा, लेकिन मैं आपको पुस्तक का परिचय भी यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ इस पुस्तक का, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे सवाल पूछे गए और यहाँ से डायरेक्ट सवाल है जो बनते हैं। तो मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ में, समर्पण भाव के साथ में, कि आप सभी साथियों को वो चीज़ उपलब्ध कराऊँ, वो कंटेंट उपलब्ध कराऊँ जहाँ से आपको यकीनन सीधा सीधा है जो फ़ायदा उपलब्ध हो। कई साथियों को पता ही नहीं, वो पहले पार्ट से प्रारंभ करते हैं कई चीज़ें। तो आप भी वीडियो को थोड़ा सा लाइक किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर किया करें, बताएं उन्हें कि इस चैनल पर बहुत अच्छा कंटेंट ईमानदारी के साथ दिया जा रहा है। तो थोड़ा सहयोग करें ताकि और सब्सक्राइब बढ़ेंगे, अपने और साथी जुड़ेंगे, उनकी भी मदद होगी। ठीक है, और पांडे बेचैन शर्मा उग्र की कहानी है अगली, उसकी माँ। यह आज़ादी की लड़ाई से संबंधित एक मार्मिक रचना है। तो पूछ लिया जाए, सवाल बन गया यहाँ से, पांडे बेचैन शर्मा उग्र की कहानी, उसकी माँ किस प्रकार की? तो आज़ादी की लड़ाई से संबंधित, किससे संबंधित है ये? आज़ादी की लड़ाई से संबंधित एक कहानी है। आगे यहाँ पर आती है कुछ और गद्य रचनाएं। ये तो कहानी आती है ऊपर। टॉर्च बेचने वाले गद्य रचना है, ये किसकी? प्रसिद्ध लेखक हरिशंकर परसाई की व्यंग्य रचना है। तो विधा टॉर्च बेचने वाले व्यंग्य रचना है किसकी? हरिशंकर परसाई साहब की। एक सुधा अरोड़ा की रचना ज्योतिबा फुले एक प्रेरक रचना है। सुधा अरोड़ा की रचना कौन सी? ज्योतिबा फुले एक प्रेरक रचना है, वो भी इस किताब में है। फुले जो है अपने ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी ने स्त्री शिक्षा तथा अछूतोद्धार का है जो प्रण लिया था। अछूतों के उद्धार का और स्त्री शिक्षा का प्रण किसने लिया था? फुले और उनकी पत्नी ने। यहाँ से सीधा सवाल बन गया, इसलिए ये मैं करवा रहा हूँ। अगली रचना है इस पुस्तक के अंदर, नए की जन्म कुंडली। एक नई कविता के प्रसिद्ध कवि और आलोचक मुक्तिबोध की एक साहित्यिक की डायरी का एक निबंध है। जो नए की जन्म कुंडली, जो एक नई कविता के प्रसिद्ध कवि हैं, नए की जो जन्म कुंडली है, ये जो मुक्तिबोध की एक साहित्य की डायरी है ना, उसका एक निबंध है। ठीक है, और डायरी शैली में लिखी इस रचना के सरोकार भी व्यापक हैं। मुक्तिबोध जो हैं वो स्वातंत्र्योत्तर हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर, ध्यान में रखिएगा। गद्य खंड की अंतिम रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। तो भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र साहब की है, कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। आगे देखिए साहब, यहाँ पर काम की बात आती है। भक्तिकाल को हिंदी कविता का स्वर्ण युग है जो कहा जाता है। पूछ ले भक्तिकाल को हिंदी कविता का, सवाल ऐसे बनेगा कि हिंदी कविता का स्वर्ण युग कहा जाता है। भक्तिकाल, रीतिकाल जो भी है, तो वहाँ पर भक्तिकाल हिंदी कविता का। और भक्तिकाल में क्या? कबीर, सूर, तुलसी, जायसी, मीरा, रैदास, दादू, ये सब संत हुए। लेकिन इस पुस्तक में केवल भक्तिकाल के दो प्रतिनिधि कवि अपने कौन? कबीर और सूर, इनको स्थान दिया गया है अंतरा के अंदर। सूर कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि है जो माने जाते हैं। ये सवाल कई बार पूछा है। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूर। अष्टचाप के कवियों में भी उनका नाम प्रथम स्थान पर आता है, नाम टॉप पे आता है। सूर के दो पद दिए गए इस पुस्तक में। एक पद में तो क्या? कृष्ण की बाल लीला का मनोहारी चित्रण है। कृष्ण का सूर के दो पद दिए, जिसमें एक पद में तो क्या? कृष्ण की बाल लीला का मनोहारी चित्रण है। दूसरे में राधा कृष्ण के प्रेम का श्रृंगारिक वर्णन है, दूसरे पद में। इस तरीके से आपको पूरी किताब का ब्रीफ मिल जाएगा क्या कुछ है इसके अंदर, और यहाँ से डायरेक्ट सवाल आएगा तो भी फायदा हो जाएगा। भक्तिकाल के बाद रीतिकाल आता है, और अलंकारिकता और श्रृंगारिकता रीतिकालीन कविता की प्रमुख प्रवृत्ति रही है। प्रवृत्तियों से संबंधित यहाँ से सीधा सीधा है जो सवाल पूछा गया पहले भी। भक्तिकाल के बाद आपको ये तो पता है कि क्या आता है? रीतिकाल आता है। लेकिन अलंकारिकता और श्रृंगारिकता रीतिकालीन कविता की प्रमुख प्रवृत्ति रही है। तो पूछ लिया जाए अलंकारिकता और श्रृंगारिकता किस काल की है जो प्रमुख प्रवृत्ति है, तो ध्यान में रखना है रीतिकाल की।
रीतिकाल के जो प्रमुख प्रवृत्ति है। और यहाँ पर क्या, इस युग के दो कवियों देव और पद्माकर से परिचित कराया गया। तो पूछ ले, देव और पद्माकर किस समय के हैं? रीतिकालीन कवि हैं प्रमुख रूप से। देव के 3 छंद है इस किताब में दिए गए, 2 छंद है, उनमें तो क्या विप्रलंब श्रृंगार का वर्णन है, ठीक है, वीर्य का, जिसमें रीतिकालीन काव्य रूढ़ियों का परिचय का पालन हुआ। तीसरा जो छंद है वो सामाजिक यथार्थ से जुड़ा हुआ है, जिसमें तत्कालीन सामंती जो समाज उसके भोगविलास पर देव ने है जो चोट की है। पद्माकर रीतिकाल के परवर्ती कवियों में से एक है, जिनमें क्या सौंदर्य की परख की अद्भुत क्षमता है। आधुनिक हिंदी कविता में छायावाद का महत्वपूर्ण स्थान आप सबको पता है। और छायावाद के प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी इसके प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। ये सवाल पूछा गया एक बार। प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी ये प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं छायावाद के। आगे हम देखें तो पंत की एक लंबी कविता संध्या के बाद इस पुस्तक में दी गई है। तो संध्या के बाद किस प्रकार की कविता, तो लघु है, लंबी है, तो दोनों है या दोनों ही नहीं? तो एक लंबी कविता है संध्या के बाद, ये सवाल भी पूछा गया है। संध्या के बाद पंत की जो कविता है किस प्रकार की कविता है? एक लंबी कविता है, और ये कविता पंत के प्रसिद्ध काव्य संग्रह ग्राम्या में है जो संकलित है। तो लंबी कविता है संध्या के बाद किस काव्य संग्रह में संकलित है? ग्राम्या के अंदर, ठीक है। छायावाद के परंपरागत प्रभाव से मुक्त होकर पंत ने जब प्रगतिशील रचना धर्मिता की ओर जो रुख किया, अब देखिए छायावाद से प्रभावित थे पंत, फिर धीरे धीरे इससे थोड़ा मुक्त होकर ये प्रगतिशील रचना धर्मिता की ओर आगे चलते हैं। तब कौन कौन सी रचनाएं करते हैं? ग्राम्या, कला और बूढ़ा चांद, युगांत, परिवर्तन जैसे काव्य संग्रह जो सामने आते हैं प्रगतिशील धारा की, ये सभी रचनाएं। जैसे कि मैंने पंत का जब परिचय पढ़ाया था डिटेल से आपको, तो उसमें बताया था ग्राम्या, कला और बूढ़ा चांद, युगांत, परिवर्तन, ये सब क्या है? प्रगतिशील रचना धर्मिता के समय की रचनाएं हैं। संध्या के बाद कविता में पंत के दोनों रूप संयोजित है जो दिखाई पड़ते हैं दोनों। महादेवी की भी यहाँ पर 2 रचनाएं हैं और दोनों ही अति लोकप्रिय, जिसमें जाग तुझको दूर जाना जाग तुझको दूर जाना किसकी है? महादेवी की रचना है। एक सुंदर प्रयाण गीत है ये सवाल पूछा गया है, जिसमें महादेवी ने मनुष्य से कोमल भावों को छोड़कर के जीवन संघर्ष को अपनाने का आह्वान किया है। ध्यान में रखिएगा, बाकी जब हम पाठ पढ़ेंगे तो और चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। सब आँखों के आंसू उजले गीत में दुख और आंसू की परिणति उमंग और आशा के रूप में जो हुई है। तो सब आँखों के आंसू उजले, और अपने यहाँ पर ये एक रचना जाग तुझको दूर जाना किसकी है? महादेवी की रचनाएं हैं। आगे देखिए, नरेंद्र शर्मा साहब की एक रचना यहाँ पर मिलती है, नींद उचट जाती है। नरेंद्र शर्मा साहब की गीत है ये, नींद उचट जाती है। छायावाद के बाद क्या 2 काव्य प्रवृत्तियां आती है, प्रगतिवाद और जो प्रयोगवाद है, ये समानांतर चलती है। छायावाद के बाद 2 काव्य प्रवृत्तियां, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का समानांतर विकास होता है। तो देखिए, इन पाठों के साथ में हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास भी जो मजबूत हो रहा है, उसी दृष्टिकोण को भी साथ ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें मैं आपको करवा रहा हूँ। प्रगतिवाद ने जहाँ समाज के निम्न वर्ग, शोषित पीड़ित जनता के प्रतिनिधि कौन किसानों और मजदूरों को कविता में स्थान दिया, वहीं प्रकृति के क्षेत्र में आंचलिक एवं गौण प्रकृति के विभिन्न रूपों को भी उजागर किया। तो आपको पूछ लिया जाए कि प्रगतिवाद में विशेष तौर से क्या चीज़ें देखने को मिलती है, क्या विशेषता है प्रगति, तो समाज में प्रगतिवादी जो रचनाएं उनमें समाज का जो निम्न वर्ग है, शोषित पीड़ित वर्ग है, और किसान जो मजदूर है, जनता के प्रतिनिधि कौन? किसान और मजदूर, उनको कविता में स्थान दिया गया है। आगे बात करें तो विषय वस्तु के साथ ही प्रगतिवाद ने हिंदी कविता का भाषा का भी क्या जनवादीकरण किया है। प्रगतिवाद ने हिंदी कविता की भाषा का भी जनवादीकरण किया। जनवादीकरण से यहाँ तात्पर्य यह है, आमजन की जो भाषा है, बोलचाल के जो ठेठ शब्द उनका प्रयोग यहाँ पर देखने को मिलता है। आगे हम देखें तो नागार्जुन लोक जीवन के कवि और कथाकार के रूप में प्रसिद्ध है। उनकी कविता बादल को घिरते देखा है। नागार्जुन की कविता कौन सी है? बादल को घिरते देखा है। और नागार्जुन जो है लोक जीवन के कवि हैं और कथाकार है, इस रूप में प्रसिद्ध हुए हैं वो। आगे हम बात करें, आगे बढ़ें तो हिंदी काव्य की प्रगतिशील धारा के बाद नई कविता का दौर शुरू होता है। तो पूछ लिया जाए हिंदी काव्य की जो प्रगतिशील धारा है, इसके बाद में कौन सी कविता का दौर शुरू होता है, तो नई कविता का दौर है जो आता है। और नई कविता में श्रीकांत वर्मा की कविता कौन सी? हस्तक्षेप
इसको संकलित है जो किया गया है। नई श्रीकांत वर्मा की कविता कौन सी? हस्तक्षेप, ये नई कविता है। श्रीकांत वर्मा की अधिकांश जो कविताएं हैं वो भारतीय इतिहास और मिथक के आलोड़न से है जो बनी हुई है। इसमें ये चीज़ देखने को मिलता है। और पार्ट जो ये अपनी किताब है अंतरा, इसके आखिर में क्या धूमिल की कविता को रखा गया है और वे साठोत्तरी कविता के प्रमुख हस्ताक्षर माने जाते हैं। तो सीधा सीधा सवाल पूछ लिया जाए, साठोत्तरी कविता के प्रमुख हस्ताक्षर माने जाते हैं तो कौन? धूमिल साहब माने जाते हैं। और धूमिल की कविता में एक आक्रोश है जो व्यक्तिगत न होकर जन आक्रोश है। धूमिल की कविता में किस प्रकार का आक्रोश मिलता है? धूमिल की कविता में व्यक्तिगत आक्रोश न होकर के एक जन आक्रोश मिलता है, लोगों की आवाज़ है जो देखने को मिलती है। ठीक है। और घर में वापसी कविता उसका जीवंत प्रमाण है। घर में वापसी किसकी रचना है? अपने धूमिल साहब की रचना है और इस किताब के अंदर आखिरी रचना है। तो ये है अपनी ओवरऑल अंतरा भाग 1 का व्यू। ठीक है। अब आगे देखिए, आगे हम बात करें इस पुस्तक के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से पाठ हैं। तो आप देख लीजिए, मार्केट में अगर पुस्तक खरीदने भी जाओ तो ये पाठ जरूर देख लीजिएगा। गद्य खंड में हम बात करें, ऊपर वाला जितना भी मैंने परिचय बताया इस पुस्तक का, वहाँ से सीधे सीधे सवाल कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेंगे, तो अच्छे से कीजिएगा। गद्य खंड में प्रेमचंद ईदगाह पहला पाठ है जो हम देखेंगे बाद में। अमरकांत दोपहर का भोजन, जैसे कि मैंने आपको फटाफट ऊपर ब्रीफ में बताया था। हरिशंकर परसाई का टॉर्च बेचने वाले, रांगे राघव, गूंगे, सुधा अरोड़ा, ज्योतिबा फुले, ओम प्रकाश वाल्मीकि, खानाबदोश, गजानंद माधव मुक्तिबोध, नए की जन्म कुंडली एक और इनकी विधाएं भी ऊपर आई थी। और पांडे बेचन शर्मा उग्र, उसकी माँ, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। और हम काव्य खंड में देखें तो कबीर के दो अरे इन दोहुन राह न पाई और बालम आओ हमारे गेह रे। सूरदास का देखें पाठ तो खेलन में को काको गुसैया मुरली तऊ गोपालई भावती ये दो हैं। देव की रचनाओं में हंसी की चोट, सपना और दरबार। पद्माकर का देखें हम तो ओ भांति कुंजन में गुंजरत, गोकुल के कुल के गली के गोप, भोरन को गुंजन बिहार। सुमित्रानंदन पंत की देखें तो संध्या के बाद एक लंबी कविता। महादेव वर्मा की जाग तुझको दूर जाना, सब आंखों के आंसू उजले प्रयाण गीत ऊपर वाला। नरेंद्र शर्मा नींद उचट जाती है गीत। नागार्जुन का बादल को घिरते देखा है। श्रीकांत वर्मा हस्तक्षेप और धूमिल की अपने घर वापसी। तो ये है अपने अंतरा है जो पुस्तक। तो यहाँ से इस पुस्तक से सीधे सीधे सवाल पूछे जाएंगे। कंप्लीट अंतरा के अंदर क्या कुछ चीज़ें हैं, क्या कुछ अंतरा का परिचय है वो समझ में आ गया होगा और आपने एक एक चीज़ पुस्तक से है जो नोट कर ली होगी। अगर पुस्तक है तो उसमें अंडरलाइन कर लेना जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन करके बताया है, और पुस्तक नहीं है तो आपने एक एक चीज़ नोट कर ली होगी, और नहीं की तो वीडियो दोबारा देख के रोक रोक के अंडरलाइन कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, पहली बार देख रहे हैं चैनल को, इसको वीडियोज़ को शेयर कीजिए ताकि और साथियों की मदद हो सके। और पहली बार देख रहे हैं ये वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए, ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे, ऑल नोटिफिकेशन पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। कवि, आदि, गणेश और हिंदी, जिस पर 3990 के तकरीबन लोग हैं। जब आप देखो 4000 भी हो सकते हैं। कवि, आदि, गणेश हिंदी नाम से सर्च करते हो तो हिंदी आपको देवनागरी में लिखना है। ठीक है। और मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल भी है, अगर आप मोटिवेशनल वीडियो देखना चाहते हो, पढ़ाई से संबंधित आपकी कोई भी समस्या है तो वहाँ पर आप कमेंट भी कर सकते हो। प्रयास करूँगा आपकी समस्याओं के ऊपर वीडियो बनाने का। आदि की आवाज़ नाम से मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पर पढ़ाई से रिगार्डिंग मोटिवेशनल वीडियो बहुत सारे डाले हुए हैं। तो उस चैनल को भी आप देखिए और अपनी समस्याओं का निस्तारण है जो वहाँ आपको अवश्य ही मिलेगा। जय हिंद। फिर मिलता हूँ और कल से हम प्रारंभ करेंगे पहला अध्याय ईदगाह है। ठीक है।